नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं हूं मनोज कुमार चौबे और आपके समक्ष उपस्थित हूं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा विकसित टीचर हैंडबुक के साथ, जिसे हम THB के नाम से जानते हैं। इस टीचर हैंडबुक में मुख्यतः दो भाग हैं। पहले भाग में हम जानेंगे वार्षिक पाठ योजना को और दूसरे भाग में हम जानेंगे सभी पाठों से संबंधित पाठ योजना को। ये सभी पाठ योजना अधिगम प्रतिफल पर आधारित हैं, जो हमें कक्षा में बच्चों के समक्ष अपने पाठ को प्रस्तुत करने में काफ़ी सहायक होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इस टीचर हैंडबुक में पाठ योजना को किस तरह से समाहित किया गया है। जैसा कि आप यहाँ बोर्ड पर देख रहे होंगे, हमारा वार्षिक पाठ योजना कक्षा 8 का कुल 18 पाठों पर आधारित है। इस 18 पाठ के लिए कुल 55 पाठ योजना बनाए गए हैं। अब इसके लिए अनुमानित जो समयावधि है वह 32 सप्ताह है। अब इन 55 पाठ योजना में से अभी मैं आपके समक्ष एक पाठ योजना के साथ उपस्थित हूं और उस पाठ योजना की संख्या है 9। ये पाठ संख्या 9 है। और इस पाठ में जिस पाठ को लिया गया है उस पाठ का नाम है प्रकाश का परावर्तन। अब इस पाठ के जो प्रकाश के परावर्तन पाठ पर आधारित जो पाठ योजना है उसको वो विज्ञान के विषय क्षेत्र भौतिक घटनाओं से संबंधित है। आप जब पूरी पाठ योजना को देखेंगे तो पूरी पाठ योजना को पूरे जो 18 पाठ हैं वो 8 क्षेत्रों में विभाजित हैं। तो इसमें जो क्षेत्र लिया गया है उस क्षेत्र का नाम है भौतिक घटनाएं। भौतिक घटनाओं के संबंधित हम लोग बात कर रहे हैं। इसके बाद आप जब तीसरे कॉलम में देखेंगे तो तीसरे कॉलम में आप देख सकते हैं बात की गई है पाठ के उप विषय वस्तु की। मतलब उस पाठ में कौन कौन से उप विषय वस्तु को समाहित किया गया है। तो उसमें सबसे पहले है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, बच्चों को बताया जाएगा प्रकाश का परावर्तन क्या है। उसके बाद वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं। इसके साथ साथ आपको इस पाठ योजना में मिलेगा कि प्रकाशीय यंत्र क्या हैं। आपको मुख्यतः 2 तरह के प्रकाशीय यंत्र के बारे में बताया जाएगा और इसके साथ ही आपको प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है इसके बारे में भी इस पाठ योजना में चर्चा की गई है। साथ ही साथ मानव नेत्र के बारे में भी बताया गया है। तो हम लोग इस बात को एक समझ लें कि आप जो पाठ योजना समझ रहे हैं, यदि हम लोग एक पाठ संख्या को लेते हैं 9 को, तो इस पाठ संख्या 9 के लिए आप यहाँ देख रहे होंगे कॉलम, अंतिम कॉलम में कि पाठ योजना की संख्या 3 दिखलाई गई है। मतलब इस प्रकाश पाठ को 3 पाठ योजना में उसको समाहित किया गया है, दिखाया गया है। तो हम लोग आज 3 में से एक पाठ योजना को लेकर चलेंगे और उसमें क्या चीज़ है उस पाठ योजना को भी समझेंगे और बच्चों के समक्ष उस पाठ योजना को कैसे प्रस्तुत करना है, कक्षा में कैसे उसे प्रस्तुत करना है, इसके बारे में भी जानेंगे। कॉलम 4 में हम लोग देखते हैं कि पाठ के उप विषय वस्तु की बात की गई है। अब जैसा कि आप इस वार्षिक पाठ योजना के कॉलम 5 को देख रहे हैं, कॉलम 5 में बताया गया है अधिगम प्रतिफल के बारे में, जिसने JCRT ने निर्धारित किया है। तो इस पाठ में प्रकाश से संबंधित 8वें कक्षा के इस पाठ में कौन सा अधिगम प्रतिफल है उसे भी आपको दिखाया गया है। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि आपतन एवं परावर्तन कोण की माप करते हैं। बच्चे जो हैं जब इस पाठ को पूरा करेंगे तो आपतन कोण और परावर्तन कोण की माप करने की कौशल उनमें विकसित हो जाएगी। इसकी क्षमता वे हासिल कर लेंगे, इसके तरीके को जान लेंगे, जिसकी एक डेमोन्स्ट्रेशन अभी हम लोग देखेंगे। इसके साथ साथ आँख का नामांकित चित्र, बच्चे आँख का नामांकित चित्र बनाएंगे और आँख की जो कार्यविधि है उसकी व्याख्या भी कर पाएंगे। अब हम लोग आते हैं इस वार्षिक योजना के कॉलम 6 में। कॉलम 6 कहता है कि पूर्व कक्षा के ज्ञान से संबंध। आपको प्रत्येक पाठ के इस कॉलम में दिखेगा कि जो पाठ है पिछले पाठ में इससे संबंधित चर्चा की गई है या नहीं। तो हाँ, ये प्रकाश से संबंधित जो पाठ है इसकी चर्चा कक्षा 6 और कक्षा 7 में भी की गई है, उससे लिंकेज है। इसके बाद आप जब हम लोग देखते हैं इस कॉलम में आते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें कितना अनुमानित अवधि लगेगा, इस पाठ को पूरा करने में कितना अनुमानित अवधि लगेगा। तो ये हम लोगों ने जो सोचा है ये थोड़ा आगे और कम और ज़्यादा भी हो सकता है, 2 सप्ताह इसके लिए रखा गया है।
एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि ये 2 सप्ताह का है समय, तीनों पाठ योजना के लिए है। इस पाठ से संबंधित तीनों पाठ योजना के लिए 2 सप्ताह का समय रखा गया है। और इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि 3 पाठ, अंतिम कॉलम में आप देख रहे होंगे, इस वार्षिक योजना जो है तो इस पाठ से संबंधित 3 पाठ योजना हैं। एक चीज़ और क्लियर होना होगा हम लोग को कि 3 पाठ योजना का ऐसा मतलब नहीं है कि एक पाठ योजना एक ही कक्षा में पूरा कर देना है, ये भी क्लियर होना होगा। एक पाठ योजना को आप 2 या 3 कक्षा में भी पूरा कर सकते हैं। उसे गतिविधि 1, गतिविधि 2 और गतिविधि 3 के द्वारा अलग अलग उसको विभाजित किया गया है। तो अपनी सुविधा अनुसार, आपकी परिस्थिति क्या है, कक्षा में बच्चों की संख्या क्या है, उसके अनुसार प्रत्येक पाठ योजना को आप 2 या 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये हुआ टीचर हैंडबुक में जो पाठ योजना है उससे संबंधित जानकारी कि ये क्या है, किस तरह से इसे रखा गया है, क्यों रखा गया है और ये कैसे हम लोगों को पाठ योजना को समझने में मदद कर सकता है। अब हम लोग जानेंगे किसी एक पाठ योजना को लेकर के। जैसा कि आपको पहले बताया गया है कि हम लोग कक्षा 8 के पाठ संख्या 9 के प्रकाश से संबंधित जो विषय वस्तु है उस पर हम लोग एक पाठ योजना पर अभी चर्चा करेंगे। पहले हम लोग उस पाठ योजना को समझने का प्रयास करेंगे और उसके बाद उस पाठ योजना को कैसे कक्षा में प्रस्तुत करना है उस पर भी हम लोग कुछ गतिविधियां करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले समझते हैं कि ये जो पाठ योजना है प्रकाश से संबंधित पहली पाठ योजना इस कक्षा की, उसे क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, उसकी संरचना क्या है, उनमें कौन कौन से विषय वस्तु समाहित किए गए हैं, ताकि आप उसे अपने कक्षा में भली भांति उसे उपयोग कर सकें। हाँ, तो आइए अब जानते हैं इस वार्षिक पाठ योजना पर आधारित एक पाठ से संबंधित एक पाठ योजना को। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, हमने पाठ संख्या 9, पाठ का नाम प्रकाश और उसका जो उप विषय है प्रकाश का परावर्तन, उसको इस पाठ योजना में मुख्य रूप से फोकस किया गया है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि पाठ योजना के बगल में ब्रैकेट में कुछ कोड लिखे हुए हैं। हाँ, इसे हमें समझना आवश्यक है ताकि हम प्रत्येक पाठ योजना को ढूंढने में आसानी महसूस कर सकें। आप देखते होंगे इस कोड को, जब हम लोग देख रहे हैं SG80901, एस क्या डिनोट करता है? हाँ, एस साइंस सब्जेक्ट को डिनोट करता है। तो जहाँ आप एस से स्टार्ट होने वाले कोड को देखते हैं तो हम समझ जाएं कि ये साइंस से संबंधित पाठ योजना है। उसके बाद हम देखते हैं G8 हमारा ग्रेड 8 को बताता है, यानी कक्षा 8 से संबंधित यह पाठ योजना है। उसके बाद हम देख रहे हैं 09, ये 09 बताता है कि विज्ञान विषय के कक्षा 8 के पाठ संख्या 9 से संबंधित यह पाठ योजना है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रकाश पाठ से संबंधित ये जो पहला पाठ योजना है वो किस तरह का, इसकी संरचना क्या है। लगभग सभी पाठ योजना में संरचना यही आपको मिलेंगी, इसलिए हमने एक पाठ का चयन किया है और उससे एक एक करके हम लोग देखते हैं कि ये किस तरह से इसको डिजाइन किया गया है। हम लोग यहाँ देखते हैं, आप जैसी पाठ योजना खोलेंगे ऊपर में आपको पाठ संख्या दिखेगा और पाठ का नाम दिखेगा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर पाठ संख्या 9 और पाठ का नाम प्रकाश, और उसके ठीक नीचे हम लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रकाश का परावर्तन। मतलब इसमें प्रकाश के परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर फोकस किया गया है। आप प्रकाश का परावर्तन के ठीक नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि पहले कॉलम में पाठ के मुख्य शिक्षण बिंदु लिखे हुए हैं। तो इसे समझते हैं कि इसमें पाठ के मुख्य शिक्षण बिंदु कौन कौन से हैं। इसका मुख्य शिक्षण बिंदु है प्रकाश, प्रदीप्त तथा अप्रदीप्त वस्तुएं, जिसे हम लोग लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ इसके जो मुख्य बिंदु हैं प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम। इस पाठ योजना में परावर्तन के नियम को भी बताया गया है। दूसरे कॉलम में हम लोग आते हैं तो कुछ नए शब्द इसमें दिखाए गए हैं कि इस पाठ में आपके सामने, बच्चों के सामने कौन कौन से नए शब्द आ सकते हैं। तो वो शब्द हैं प्रदीप्त, अप्रदीप्त, प्रकाश का परावर्तन, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण आदि कुछ शब्द बच्चों के लिए नए हो सकते हैं। अगले कॉलम में जब हम लोग आते हैं तो देखते हैं इसमें बताया गया है शिक्षण अधिगम सामग्री। जैसा कि हम जानते हैं कक्षा में
खासकर विज्ञान की कक्षा हो और उसमें शिक्षण अधिगम सामग्री नहीं हो, प्रायोगिक उपकरण नहीं हो, तो वो हमारा कक्षा प्रभावी नहीं हो सकता है। तो इस पाठ्य योजना को अपनी कक्षा में लागू करने के पहले हमें इन शिक्षण सामग्रियों की व्यवस्था करने की नितांत आवश्यकता है। आप इसके अलावा भी अपने क्षेत्र के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार अन्य वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जो सुझाए गए हैं इसमें हैं दर्पण, मोमबत्ती, चार्ट पेपर, पेंसिल, इरेजर, स्केल, चांद ले सकते हैं आप, और आप एक लेज़र लाइट भी ले सकते हैं, जैसा कि अभी एक डेमोन्स्ट्रेशन में हम लोग देखेंगे आगे चल के। इसके बाद जो इसके अंतिम कॉलम हैं उसमें कुछ अतिरिक्त संसाधन के बारे में भी बात की गई है कि यदि संभव हो, आपके विद्यालय में इसकी सुविधा हो, तो आप पाठ से संबंधित कुछ वीडियो क्लिप भी बच्चों को दिखला सकते हैं, या QR कोड अगर हो तो उसे भी स्कैन करके बच्चों को इस पाठ में और भी ज्ञान को, इसकी समझ को पक्का करने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो पाठ योजना है इसके दूसरे सेक्शन में, दूसरा सेक्शन कहता है अधिगम प्रतिफल की बात। तो इसमें जो, जैसा कि हमने वार्षिक पाठ योजना में देखा था कि इसके लिए अधिगम प्रतिफल जो निर्धारित किए गए हैं वो मुख्य रूप से मुख्य अधिगम प्रतिफल है आपतन और परावर्तन कोण की माप करना। बच्चे इस पाठ के दौरान आपतन और परावर्तन कोण की माप करना जानेंगे। अब हम लोग बात करते हैं उसके नीचे के सेक्शन में कि ये अब हम लोग एक्चुअल क्लास हम लोग का स्टार्ट होगा तो कैसे उसमें क्या होगा। इसमें हम लोग ये जान लें कि कुछ गतिविधियाँ इसमें दी गई हैं। मुख्य रूप से 3 गतिविधियाँ आपको, एक पाठ योजना में 3 गतिविधियाँ आपको मिलेंगी। वो हो सकता है कि आप 2 दिन में पूरी करें या 3 दिन में पूरी करें, वो आप पर डिपेंड करता है। प्रत्येक गतिविधि को देखेंगे और हर गतिविधि के साथ साथ कुछ क्रियाकलाप यहाँ पर सुझाए गए हैं। अब खासियत जो है इस पाठ योजना का कि इसमें कुछ प्रश्नों पर विशेष जोर दिया गया है। प्रत्येक चर्चा की शुरुआत कुछ ऐसे प्रश्न से किए गए हैं जो बच्चों को उसके प्रति सोचने को मजबूर करते हैं। बच्चों में जो वैज्ञानिक परिदृष्टि है, वैज्ञानिक सोच है, क्या, क्यों, कैसे, इन बातों का उधेड़-बुन बच्चों के मन में प्रारंभ हो, वो प्रयास किया गया है कि प्रश्नों के माध्यम से लाया जाए ताकि बच्चे उस विज्ञान से, उस विषय वस्तु से जुड़ाव महसूस करें। और ये प्रश्न ज़्यादातर ऐसे हैं जो उनके दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं। तो हम लोग देखते हैं इसमें सबसे पहला जो गतिविधि है वो सेक्शन है सोचिए और जवाब दीजिए के नाम से। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पहली गतिविधि है जिसमें कहता है कि हम जानते हैं कि हम संसार में, हम आसपास बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, जैसा कि हम यहाँ भी देख रहे हैं, आप भी जहाँ बैठे होंगे देख रहे होंगे, आपके आसपास ढेर सारी चीज़ें हैं। तो हम इन चीज़ों को कैसे देख पाते हैं? हाँ, अगर ये प्रश्न आप कक्षा में रखेंगे तो बच्चे बिल्कुल आसानी से जवाब देंगे कि अपनी आँखों से देखते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर रुकना नहीं है। अब बच्चों को आगे ले जाना है कि किसी वस्तु को देखने के लिए हम आँख के अलावा और क्या चीज़ों की आवश्यकता हो सकती है, क्या नहीं हो तो हम उस आँख होते हुए उन चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। इसकी हम एक गतिविधि के माध्यम से समझेंगे। उसके बाद आपको इस लेसन प्लान में बताया गया है कि एक प्रश्न रखा गया है बच्चों के सामने कि क्या आप बता सकते हैं कि हम इन वस्तुओं को किस प्रकार देख पाते हैं। जैसा कि हमने चर्चा की कि अगर बच्चे क्लास में बहुत सारी वस्तुओं को देख रहे होंगे तो आप जब पूछते हैं कि कैसे हम लोग देखते हैं, बच्चे अपना जवाब देंगे। पहले बच्चों का जवाब को आने देना है, उन्हें रोकना नहीं है, और उन्हीं जवाब को लेकर के आगे बढ़ के फिर आप अपनी क्रियाकलाप को रखेंगे, जैसा कि यहाँ सुझाया गया है। आप देख सकते हो, आप इस पाठ्य योजना को इस तरह से रखा गया है। इस कॉलम के बाद हम लोग इस पेज पर आएंगे, कॉलम वाइज है। यहाँ कहता है प्रश्न संख्या 2 बच्चों के सामने रखते हैं कि वस्तुओं को हम किस प्रकार देख पाते हैं। वस्तुओं को हम तभी देख सकते हैं, अब बच्चों का जब सवाल आ जाएगा, उनके जवाब जब आ जाएंगे, तब हमें उनकी सवालों, उनके जवाबों को समाहित करते हुए, समेकित करते हुए उनके बीच ये बताना है कि वस्तुओं को हम तभी देख सकते हैं जब स्वयं वस्तु से या उनसे टकराकर प्रकाश की किरणें हमारे आँखों में पड़ती हैं और हमारे आँख के रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनाती हैं। इस बात को बच्चों को बताना है। आप गतिविधि करने के बाद बताएं या पहले बताएं, लेकिन ये चीज़ पर बच्चों को हम लोग को ले जाना है कि अभी हम लोग देखेंगे कैसे कुछ वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित होती हैं, कुछ वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती हैं, जिनकी चर्चा कक्षा 6 में भी की गई है। लेकिन इसको यहाँ इसलिए रखा गया है ताकि कुछ बच्चे अगर उससे वाकिफ़ नहीं हो तो एक बार उनका
रिकैपिचुलेट हो जाए, क्योंकि ये चीज़ को जाने बिना इस विषय वस्तु को बच्चे अच्छी तरह से नहीं समझ सकते हैं। इससे संबंधित एक दूसरा जो क्रियाकलाप है जहाँ पर हम लोग को लाना है बच्चों को कि कैसे प्रकाश उत्सर्जित होना और नहीं होना के कारण हम वस्तुओं को दो समूहों में रख सकते हैं। एक वस्तु जिनसे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होती हैं और दूसरे जिनसे प्रकाश की किरणें नहीं निकलती हैं, तो उन्हें वैज्ञानिक नाम दिया गया है प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं को। अभी हम लोग लेसन प्लान को आपके समक्ष रख रहे हैं, लेकिन इसे आप क्रियाकलाप के माध्यम से कैसे बच्चों के समक्ष रखेंगे, इस पर भी हम लोग इसके अगले सेक्शन में बात करेंगे। पहले हम लोग समझ लें इस ढांचे को, संरचना को पाठ्य योजना की। अब हम लोग आगे आते हैं प्रदीप्त और दीप्त वस्तुओं को जानने के बाद कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुओं को जानने के बाद आगे आते हैं बच्चों के पास रखा गया है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। अब जो कक्षा 8 का जो मुख्य विषय वस्तु है उस पर हम लोग आ जाते हैं, इतनी भूमिका के बाद, बच्चों को पूर्व ज्ञान से जोड़ने के बाद कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। यहाँ पर बताया गया है प्रकाश के परावर्तन के लिए क्रियाकलाप किया गया है कि यहाँ पर देखते होंगे एक दर्पण लिया गया है और उस दर्पण पर प्रकाश की किरणें डाली जा रही हैं। तो कैसे उस दर्पण से प्रकाश की किरणें मुड़ करके वापस लौट रही हैं और वो किस दिशा में लौट रही हैं, इस चीज़ को चित्र के माध्यम से पहले बच्चों के पास रखना है। उसके बाद इससे संबंधित एक क्रियाकलाप करके भी बच्चों को दिखाना है और स्वयं बच्चों को भी इस क्रियाकलाप को करने का अवसर देना है। यदि बच्चों की संख्या ज़्यादा हो तो आप बच्चों को समूह में बैठा करके इस गतिविधि को कर सकते हैं कि कैसे हम प्रकाश के परावर्तन को बच्चे समझ सकें कि वो आखिर है क्या। अगले सेक्शन में जब हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर दिया गया है कि समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। किसी समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, यहाँ तो क्या है उसके बारे में बात की हमने, अब कैसे होता है इस पर हम लोग बच्चों को लाएंगे। और इसे लाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक वो जो दर्पण लेते हैं जिसकी हम लोग अभी बात करेंगे, आपके सामने डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, उसको देखेंगे कि कैसे बच्चे प्रकाश का परावर्तन होते हुए, रिफ्लेक्शन होते हुए खुद अपनी आंखों से देखते हैं। तो क्रियाकलाप आप कर सकते हैं, कैसे करेंगे यहाँ पर आपको दिखाया गया है इस लेसन प्लान में। इसके बाद हम लोग आते हैं, जब वो गतिविधि हो जाएगी तो बच्चे खुद ब खुद परावर्तन के नियम पर पहुँच जाएंगे। जो परावर्तन का दो नियम है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। अब यहाँ बच्चों को बताना होगा कि तल क्या होता है। तो क्रियाकलाप के दौरान हमें उस पर फोकस करना है कि ये तल क्या है, तल से क्या समझते हैं बच्चे, आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है और आपतन बिंदु क्या है, आपतन बिंदु पर अभिलंब क्या है और कैसे एक तल में होते हैं वो देखेंगे। और परावर्तन का जो दूसरा नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं, इस चीज़ को भी बच्चे क्रियाकलाप के माध्यम से देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, आगे आ जाएंगे कि अगला जो सेक्शन आएगा इसमें, इस पाठ योजना में बताया गया है कि अभी तो हमने बच्चों को समतल दर्पण के माध्यम से दिखाया गया किस तरह से परावर्तन होता है, लेकिन हमेशा समतल दर्पण, ऐसा नहीं कि प्रकाश की किरणें सिर्फ समतल दर्पण से ही परावर्तित होती हैं। प्रकाश की किरणें प्रत्येक वस्तु पर पड़ के परावर्तित होती हैं। हाँ, किसी वस्तु पर पूरे के पूरे परावर्तित होती हैं और कुछ वस्तुओं से उनका कुछ भाग का परावर्तन होता है। तो कैसे दो तरह की सतहों को हम लोग दिखाएंगे इस पाठ्य योजना के दौरान। एक नियमित परावर्तक सतह, परावर्तक सतह कहने का मतलब है कि जिससे होकर प्रकाश की किरणें वापस लौटती हैं, परावर्तित होती हैं। तो ये दो तरह का हो सकता है, दो तरह की चर्चा यहाँ पर की गई है, एक नियमित परावर्तक सतह और दूसरा अनियमित परावर्तक सतह, उसे भी इस पाठ्य योजना में बताया गया है। उसके बाद आप देखेंगे कि इस पाठ्य योजना में सारांश एवं पुनरावृत्ति और मूल्यांकन की बात की गई है। तो ये जब पूरा पाठ समाप्त हो जाएगा तो एक बार फिर से उसका सारांश बताना बच्चों को आवश्यक है। तो यहाँ पर कुछ सारांश के बिंदु यहाँ पर दिए हुए हैं और उसके फिर अगले भाग में हम आएंगे तो कुछ गृह कार्य और परियोजना कार्य की बात की गई है। हम लोगों ने यहाँ पर दिया है कि अब आप बताइए कि जूता पर पॉलिश करने से क्यों चमकते हैं। जनरली बच्चे देखते हैं उनका जूता जब बहुत दिन हो जाता है पॉलिश किए तो उसके चमक समाप्त हो जाती है, लेकिन जब पॉलिश करते हैं तो फिर से उसमें चमक आ जाती है। तो प्रकाश के परावर्तन से किस प्रकार जुड़ा हुआ है एक परिघटना,
वो बच्चे अपने बड़ों से, अपने बड़े साथियों से, घरे से या जहाँ अपने जूते पॉलिश कराते हैं उनसे बात करके इसका पता लगाने का प्रयास करेंगे। आप इस परियोजना कार्य को बदल के भी दे सकते हैं आप अपनी ज़रूरत के अनुसार। इसका जो पाठ योजना का अगला सेक्शन है वो कहता है गलत अवधारणा। अगर इस पाठ से संबंधित कुछ गलत अवधारणा आपको लगता है कि बच्चे के मन में इससे कुछ, इस पाठ से संबंधित, प्रकाश विषय वस्तु से संबंधित कुछ गलत बातें पहले से हैं, तो उसे पता लगाना होगा और इस चर्चा के दौरान उस पर भी फोकस करना होगा, ताकि बच्चे विज्ञान की विषय वस्तु को विज्ञान के दृष्टिकोण से समझ सकें और उसे व्यक्त कर सकें। जब पाठ योजना के अंतिम चरण पर हम लोग आते हैं तो वहाँ शिक्षक निर्देश की बात की गई है कि इस पाठ के दौरान क्या क्या मुख्य बातों पर ध्यान देना है, किन बातों से बचना है, उस बातों को भी पाठ योजना में दिया गया है। तो ये रहा हमारा ये जो पाठ योजना है, प्रत्येक चैप्टर का, प्रत्येक पाठ का 3-3 पाठ योजना है। तो उसके इस पाठ के पहले पाठ योजना की बात हमने की। अब इस पाठ योजना में जो कुछ क्रियाकलाप या कुछ गतिविधियां सुझाई गई हैं, उनमें से एक गतिविधि को, एक क्रियाकलाप को हम लोग यहाँ पर करके देखेंगे, ताकि आप विद्यालय में भी उसे उसी तरह से या अपने समझ के अनुसार बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे। हाँ, तो दोस्तों आइए अब समझते हैं कि ये जो प्रदीप्त और अप्रदीप्त की अवधारणा है, इसे बच्चों के समक्ष हम कैसे आनंददायी रूप से, इंटरेस्टिंग रूप से रखें, ताकि विज्ञान की अवधारणा को वो सहज रूप से समझ सकें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आप बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, जैसा कि मैं अभी आपसे प्रश्न पूछने जा रहा हूँ, कि आप यहाँ पर ढेर सारी वस्तुओं को देख रहे होंगे। पेंसिल्स हैं, इरेजर हैं, स्केल हैं, गेंद है, गम है। आप 2 मोबाइल भी देख रहे होंगे, जिसमें एक का फ्लैश ऑन है और दूसरे का फ्लैश ऑफ है। हाँ, निसंदेह आप मुझे भी देख रहे होंगे। अरे ये क्या हो गया? चलिए कोई बात नहीं है, लगता है बिजली चली गई। आप बताइए कि अब आप क्या देख रहे हैं? हाँ, आप कह सकते हैं कि अभी आपको सिर्फ एक मोबाइल का फ्लैश दिख रहा है, बाकी वस्तुएं नहीं दिख रही हैं। तो जब इस तरह के प्रश्न हम बच्चों के समक्ष रखते हैं, तो बच्चे जब कहते हैं कि हम आँखों से किसी चीज़ को देखते हैं, तो उनके सामने एक नया प्रश्न उठेगा कि अभी तो भी मेरी आँखें खुली हैं, लेकिन मैं सिर्फ मोबाइल का फ्लैश देख रहा हूँ, बाकी चीज़ों को नहीं देख पा रहा हूँ। अब इस चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब आप बच्चों से ऐसा प्रश्न करेंगे कि बिजली जब चली गई तो आपने सिर्फ एक मोबाइल के फ्लैश को देखा, बाकी चीज़ें क्यों नहीं दिख रही थी? आपकी आंखें तो खुली थी, ऐसा क्यों हुआ? तो निसंदेह बच्चे बताएंगे कि प्रकाश नहीं था, रोशनी नहीं थी, कुछ भी बता सकते हैं। तो अब बच्चों को लाना है कि हमारे आसपास 2 तरह की वस्तुएं होती हैं। एक जो खुद से प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं, जिन्हें हम प्रदीप्त वस्तुओं के नाम से जानते हैं, और कुछ वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं। वो तब हमें दिखाई देती हैं जब उन पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, जो कि आपको इस चैप्टर के मुख्य जो विषय वस्तु है, शिक्षण बिंदु है, उस पर ले जाएगा। अब यहाँ पर एक बात आ रही है कि यहाँ 2 मोबाइल हैं, दोनों मोबाइल में से एक मोबाइल का फ्लैश दिख रहा है। तो यहाँ पर प्रदीप्त वस्तु क्या हुआ? मोबाइल हुआ या उसका जो बल्ब है, फ्लैश है? तो इन सब चीज़ों पर बच्चों को लाना है। उसके बाद उनको दैनिक जीवन में लाएंगे कि दैनिक जीवन की कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो प्रदीप्त हैं, कौन सी वस्तुएं अप्रदीप्त हैं, जिसकी चर्चा आप कक्षा 6 में भी कर चुके होंगे। फिर भी हमें इसे दोहराना है पूर्वाभ्यास के रूप में। तो सूर्य, चांद, तारों पर जाएंगे। तो चांद, कुछ बच्चे कह सकते हैं कि चांद प्रदीप्त है, लेकिन फिर उनसे अगर कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं तो इस बात पर चर्चा करना है कि जिस प्रकार यहाँ 2 मोबाइल में से एक मोबाइल हमें सिर्फ दिख रहा है, दूसरा मोबाइल नहीं दिख रहा है, क्योंकि पहले मोबाइल का फ्लैश ऑन है तो उसका फ्लैश दिख रहा है, दूसरे का फ्लैश नहीं दिख रहा है। उसी तरह सूर्य चूँकि अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करता है, इसलिए वो उसे प्रदीप्त कहेंगे। और चांद चूँकि उसके पास अपना प्रकाश नहीं है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, इसलिए उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं इस पाठ से संबंधित जो मुख्य शिक्षण बिंदु है, प्रकाश के परावर्तन। उसको बच्चे को कैसे हम बताएंगे उस अवधारणा को? प्रकाश आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है, आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, इस सब बातों पर आने के लिए एक दूसरी गतिविधि हम लोग करते हैं। आइए चलते हैं, उस गतिविधि को भी देखते हैं। आइए, तो प्रकाश के परावर्तन और परावर्तन के नियमों को समझने की इस गतिविधि को हम लोग देखते हैं। आप जैसा कि देख रहे होंगे, आपके सामने एक दर्पण है, एक सफ़ेद कागज़ का शीट है और हमारे हाथ में एक लेज़र लाइट है। आप देख रहे हैं कि लेज़र लाइट से निकलने वाली प्रकाश की किरण एक बिंदु पर पड़ रही है। इस बिंदु को, जैसा कि आप बच्चों को बताते होंगे, ये आपतन बिंदु कहलाता है, जहाँ पर प्रकाश की किरणें
आपतित होती है, यानी कि दर्पण से टकराती है। तो ये आपतन बिंदु है। आप देख रहे हो कि आपतन बिंदु से टकराने के बाद ये प्रकाश की किरण इधर मुड़ जा रही है। तो ये आपतित किरण और आपतन बिंदु से टकराने के बाद ये परावर्तित किरण को आप साफ साफ देख रहे हैं। अब जो परावर्तन के नियम है, इसको समझने के लिए पहला नियम जो है, जो कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। आप जैसा कि देख रहे होंगे कि आपतित किरण इस तल को छूते हुए दर्पण से टकरा रही है और इसी कागज़ के तल को छूते हुए परावर्तित हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि आपतित किरण इस तल को टकराते हुए जा रही है और परावर्तन के पश्चात ये दर्पण के तल से होकर के या बीच से होकर के निकल रही है, नहीं हो रही है ऐसा। तो ये पहला जो परावर्तन का पहला नियम है उसको सिद्ध कर रहा है कि आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब ये तीनों एक ही तल पर हैं। दूसरा नियम जो कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि आपतन कोण किसे कहते हैं। अब बच्चों को हम लोग बता सकते हैं कि जो आपतित किरण है और जो आपतन बिंदु पर अभिलंब है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं यहाँ, ये आपतन बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये आपतन बिंदु पर अभिलंब है। ये कैसे बना रहा है इसको आप देख सकते हैं। जब इस स्केल को इसके लॉन्ग में रखेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि साफ साफ सीधा है, इसलिए ये 90 डिग्री कोण बना रहा है। चांद के सहारे से इस कोण को हम लोग माप भी सकते हैं। तो इसे मापने के लिए क्या करेंगे, हम लोग दो बिंदु लगाते हैं। आपतित किरण के एलॉन्ग में दो बिंदु लगाते हैं, एक यहाँ लगा दिए और एक यहाँ लगा दिए। उसी तरह परावर्तित किरण के एलॉन्ग में दो बिंदु लगाते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ लगाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं से एक एक रेखा को खींचेंगे। जो ये रेखा कहलाएगी आपतित किरण और दूसरी रेखा परावर्तित किरण कहलाएगी। उसके बाद यहाँ पर दो कोण बन जाएगा, एक आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, अब एक कोण बढ़ेगा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। और दोनों कोण को माप के हम लोग दिखला सकते हैं बच्चों को कि ये दोनों बराबर है। तो चलिए इसको अब करते हैं, इस पर एक लाइन खींचते हैं। अब चांद के सहारे से इसको हम लोग माप के देख सकते हैं कि ये कितनी डिग्री का कोण बनाता है। हम देख सकते हैं कि यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसीलिए इसको हम लोग आपतन बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण को आप देख सकते हैं कि ये दोनों के बीच में 40 डिग्री का कोण बन रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं 40 डिग्री पर ये जो आपतित किरण है 40 डिग्री से होकर के जा रही है, यहाँ आपतन बिंदु पर टकरा रही है। और आपतन बिंदु से टकराने के बाद जो किरण परावर्तित किरण निकल रही है उसे भी हम लोग देख सकते हैं कि 40 डिग्री से निकल रही है। तो साफ दिख रहा है कि यहाँ जो आपतन कोण है और परावर्तन कोण है दोनों 40 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये हमारा जो प्रकाश के परावर्तन का जो दूसरा नियम है वो भी सिद्ध होता है। और पहला नियम जो कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और जो आपतन बिंदु पर अभिलंब, हम साफ देख सकते हैं कि तीनों एक ही सीट पर है, एक ही तल पर है। दूसरा नियम आपतन कोण और परावर्तन कोण, जैसा कि अब हमने देखा चांद से नाप करके ये कोण भी 40 डिग्री आ रहा है और ये जो परावर्तन कोण है ये भी 40 डिग्री आ रहा है। आपतन कोण को हम आई से डिनोट करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि आई बराबर आर। तो पहला नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में है। और दूसरा नियम कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, दोनों सिद्ध होता है। इस तरह से बच्चों को हम दिखलाएंगे कक्षा में और ख़ुद बच्चे भी इसे करेंगे स्वयं से, तो वे ज़्यादा उत्साहित होंगे। तो इसे हम लोग सुनिश्चित करेंगे। आप इससे बेहतर भी अपने विद्यालय में कर सकते हैं, आपके प्रयोगशाला में बेहतर उपकरण होंगे इससे रिलेटेड, तो इसे हम लोग करेंगे। तो आज हमने देखा कि किस प्रकार हमने टीचर हैंडबुक के तहत जो पहला भाग है वार्षिक पाठ योजना उसकी बात की, उसके बारे में समझा। टीचर हैंडबुक का जो दूसरा पाठ है पाठ योजना जो सभी पाठों पर आधारित है, तो हमने कक्षा 8 के पाठ संख्या 9 के पहली पाठ योजना को हम लोगों ने देखा, उसे समझा, उसकी संरचना को समझा, उस पर आधारित हम लोगों ने यहाँ पर 2 क्रियाकलाप भी किया। तो मैं समझता हूँ कि आप टीचर हैंडबुक को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप इसे अच्छी तरह से अपनी कक्षा में उपयोग कर सकते हैं और ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया को आनंददायी बना सकते हैं। और इसमें बच्चे और शिक्षक आपस में वैज्ञानिक परिदृष्टिकोण के विकास के लिए एक टूल के रूप में इसे हम लोग यूज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
जोहार।